नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लव स्टोरी में। तो चलिए आइए जानते हैं इनके हनीमून पे क्या हो रहा है। जी कहिए, क्या कहना है। आधे घंटे के इंतजार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सीधी आवाज में शिष्टता के साथ पूछ रहे थे जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। अवनी के नन्हे से दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। अब क्या कहे, कैसे कहे कि वैलेंटाइंस डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी। इस सविता की बच्ची ने कहां फंसा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी उनसे ये कहने की कि जरूरी काम है। उसकी पलकें झुक गई, आपोल आरक्त हो गए और शब्द अधेरों में अटक गए। आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और भी जरूरी हो गया था। जी वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पड़ती है तो ओह ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? उफ, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहा है जैसे पापा अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं। अवनी के लिए कुछ अधिक ही शिष्ट और अपरिचरित वार्तालाप के बाद वहां रुकना असह्य हो गया था। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते। ऐसा कहते हुए वो मुड़ गई और लगभग दौड़ते हुए अपनी सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में लदने के बाद वो ठिठोली करती हुई सखियों को ये छोटी सी रोमांटिक मुलाकात और उनके आग्रह पे शब्द सुनाई, सब बता दिया। नेहा रात भर इस बेचैनी ने सो ना सकी कि क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में है ही नहीं, जिसके बारे में सखियां, दीदियां और भाभियां बताती है कि उसमें वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान अवनी बचपन से ही बड़ी बहन और दादी बाबा की आज्ञाकारी गुड़िया हो रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज्यादा ही मिला था और कुछ गलत होने पर बचपन के ताने भी। अपने से ज्यादा उसने दूसरों के दिमाग पे भरोसा किया था। हर काम पूछ कर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत बन गई थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन की आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी पूछे अंबर से मिलने की पहल करने को मनाया था। पर कहीं उसने अंबर से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं कर दी। पर हाँ ना करती तो क्या करती। पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। बस एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन ही अपने यहाँ हुई एक मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देकर शादी के लिए मना कर दिया था। और पापा तनाव और निराश में अपने दोस्त अंबर के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े। अंबर अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी सी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया, इसीलिए अब तक शादी नहीं हो पाई थी। तो वो पापा से बहुत छोटे, पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वो पहले तो स्वयं और अवनी के उम्र के 15 वर्ष के अंतर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की जिद के आगे वो झुक गए। जब अवनी के सामने यह प्रस्ताव आया तो वो बहुत ही हतप्रभ हो गई। पर जब दीदी ने समझाया कि उम्र के अधिक होने से पुरुष पत्नी को अधिकतम प्यार करता है, तो उसने उन्हें अपने सपनों के राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। आखिर हर लड़के के कुंवारे मन की तरह अवनी के मन में भी पति के रूप में दीवानगी की हद तक चाहने वाला प्रेमी पाने का लालसा सबसे बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अंबर में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ न पाया। हालांकि कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। घर का काम करने के लिए नौकर थे। वो कुछ भी खरीदने के लिए कहीं आ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अंबर कभी मना नहीं करता था, लेकिन ऊंचे प्रशासकीय अधिकारी होने के कारण वो बहुत ही व्यस्त रहते थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मिलने वालों की पंक्तियां लग जाती थी। रात भी देर तक वो लोग समस्याएं सुनते और सुलझाते रहते। उनका स्वभाव इतना अच्छा था
कि उन्हें सब साधु कहते थे, पर अवनी के लिए इस साधु प्रकृति के पुरुष के साथ सामंजस्य बैठाना किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसके कोरे कुंवारे मन में एक सपनीले प्यार देने वाला और प्यार पाने वाला पिपासी था। अंबर में उतनी ही निर्लिप्तता थी। वो अल्लड़ किशोरावस्था की उमंग में जीता था, तो अंबर धीर गंभीर सोचने में ढली और मूर्ति पूजा करने वाला आदमी था। वे जब उसके साथ होते भी थे तो मोबाइल उसका सौतन बन जाता था। जब जब नेहा ने उसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तब वो मोबाइल रखकर उसी शिष्ट और स्वर के साथ और हाव भाव के साथ बोले, कहो क्या चाहती हो। ऐसे में प्यार मोहब्बत के शब्द अवनी के गले से बाहर नहीं निकलते थे। वो तरह तरह के व्यंजन बनाती, अनुपम श्रृंगार के साथ शयन कक्ष सजाती, हर समय इठलाती बतियाती, अंबर के आगे पीछे घूमती और तरह तरह से प्यार जताने की कोशिश भी करती रहती। लेकिन वो दो शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे, मगर अंबर में तो जैसे देने का ही भाव नहीं था। अवनी बेचैन रहती थी कि कभी अंबर खुद से कोई इच्छा जाहिर करे, तो कभी शरीर सुख देने की नहीं, पानी की पिपासा और आकुलता के साथ उसके समीप आए, उसकी किसी बात पर खुश होकर उसे किस करे या फिर आनंद ले और दे भी। वो मायके गई और सखियों के साथ समस्या उसने बांटी। उन्होंने कुछ समाधान कानों में फुसफुसाए। उस रात उसके शयन कक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदल कर दम साध कर लेट गई, तो वो चुपचाप सो गए। अगली रात उसके प्रणय स्पर्श पर इठलाकर वो बोली कि आज मुझे नींद आ रही है, तो वो सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही क्रम चलता रहा, तो अंबर ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि अवनी का तो दिल दिमाग असमंजस का घर बन गया था। ऐसा पति तो किसी भी सखी ने नहीं बताया था। कोई मानता था तो कोई अधिकार जताता था, और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर भी मिल जाता था। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान से अनुसार ऐसा पुरुष तो होता ही नहीं जो शादी के मात्र कुछ महीने बाद बगल में अस्त व्यस्त वस्त्रों में लेटी हुई इतनी खूबसूरत पत्नी से भी दूरी बना के सोता हो। वो भी इतने दिनों तक कहीं अंबर उससे नाराज तो नहीं, ये जानने की कोशिश करने लगी। और एक दिन उसने लज्जा त्यागी तो पाया कि वो नाराज नहीं है, बस उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते। उसके बाद से ही नियम सा बन गया, और वो उसके करीब आते जब वो पहल करती। उनसे प्यार का इजहार करवाने का ये दांव भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षा फल आ गया और अंबर ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है। हे भगवान, 70 करोड़ के बाद अब आगे भी पढ़ना चाहते हैं क्या? ये पढ़ाई अब भी पीछा नहीं छोड़ेगी? मन ही मन सोचकर वो कुड़ गई। जब 2 दिन में अंबर ने वही प्रश्न फिर से दोहराया, तो फिर कुछ ना बोलना ही जरूरी हो गया। जी मैं कोई तकनीकी शिक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के ही अंदाज में उन्हें उत्तर मिला, और इंटीरियर डिजाइनर के कोर्स के लिए उन्होंने प्रवेश दिलवा दिया। बड़े ही सपाट ढंग से ये बता दिया कि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती, बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली अवनी अब एक पिंजरे में बंद हो गई। ख्वाहिश को कॉलेज में जाकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। फिर कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। जब वो अवनी के साथ चलते या फिर अवनी को साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता, पर अंबर से पूछे बिना वो कहीं जाने की हिम्मत नहीं करती थी। इसीलिए हर बार उनसे फोन करके वो पूछती। वो कार्यालय में काम करते करते हर बार फोन पर कहाँ हाँ कर देते। भोली और बातूनी अवनी के दिल में ये बात नहीं टिक पाती थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नई सहेलियों से अंबर की निर्लिप्तता का उसने जिक्र किया
तो उन्होंने बिल्कुल नया और आसान नुस्खा समझाया, उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का। बस फिर क्या था, काम शुरू हो गया। सबसे हंसमुख साथी निदान का जिक्र रोज अंबर से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उसका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर निदान से सटक कर खड़ी होती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो निदान को बेस्ट फ्रेंड कहकर अंबर से मिलवाया। एक दिन निदान ने अपने घर पे गेट टुगेदर रखा और किसी के घर पे गेट टुगेदर के लिए जाना अवनी के लिए पहला मौका था। वो अकेले रहता था। अवनी ने अंबर से फोन करके पूछा तो उसकी बात सुने बिना वो झुल्ला गए कि बात बात पर पूछने की जरूरत क्या है। उनकी कोई जरूरी मीटिंग भी थी। निदान ने अवनी को अपने मनपसंद गीतों का संकलन का एक पेन ड्राइव देने को कहा था। वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने अवनी को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एकांत मिलते ही अवनी को बाहों में फंसा लिया। हतप्रभ अवनी के किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर के बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते फिर अंबर को फोन किया। घर का रास्ता, वो कहाँ खड़ी है उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अंबर उसका मोबाइल लोकेट करके उसके पास पहुंचे तो वो सिसक के रो पड़ी। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। अवनी के मुंह से शब्द निकल रहे थे और रुलाई की हिचकियां ज्यादा। उफ, अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफी की। खैर छोड़ो, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर भी निकलना है, 2 दिन बाद लौटूंगा। अंबर ने पहली बार उससे झिड़क कर बात की। वो भीतर तक सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उससे छीन गया। उसकी तो जिंदगी बेकार हो गई। आंगन ही में जमीन पर बैठ गई और वहां बैठी रही। उसका ग्लानि से आरक्त चेहरा पूरी तरह सूख गया था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने का अतुल सैलाब रग रहा था। शाम होने लगी थी तभी अंबर के कोमल स्वर कान में पड़े। अंदर नहीं चलना है? अवनी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप तो, तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्दों ने कान में गूंज कर दी। तुम्हें झिड़कने की ग्लानि भी मन में थी। दीनू काका ने फोन करके तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी जिंदगी करता रहूंगा और करता ही रहूंगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। अवनी ने चौंक कर अपनी आंखें अंबर की आंखों पे टिका दी। ये क्या कह दिया उन्होंने? कहीं उसके कान तो नहीं बजने लगे? लगभग साल भर से उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद अंबर ने जो नहीं किया था वो आज किया। उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़कर बह चला। वो दौड़कर उसके सीने से लगकर चिपक पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे निदान के बारे में जो भी कहा था वो जलाकर आपका प्यार पाने के लिए कहा था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मुझे आपका प्यार चाहिए था बस। मैं चरित्रहीन नहीं हूं। अब उसकी बातें सुनकर अंबर को हंसी आ गई। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेके आंसू पोंछते हुए बोला, चुप हो जाओ अवनी, तुमने वहां जाने से पहले मुझे फोन करके पूछा तो था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा? इंसान की इतनी तो पहचान है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तभी दीनू काका ने दरवाजा खटखटाया और उनकी इजाजत लेकर कॉफी रख गए। अंबर ने उसके हाथ में कॉफी देकर एक मग खुद उठा लिया। बोलो अम्मी, तुम्हारी कौन सी चाह है जो मैंने पूरी नहीं की, ऐसा तुम्हें लगता है? दोबारा वही सीधी हुई आवाज। अवनी चुप। क्या समझाए, कैसे समझाएं? अंबर फिर अपने प्रशासनिक अधिकारियों वाले खेल में आ गए थे। फिर से वही माहौल बन गया था जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध करता था, और उसके शब्द जबान साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि आज अगर वो झिझक गई, लज्जा गई, तो ये अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपने मेरी हर चाहत पूरी की,
मगर मुश्किल तो यह है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे प्यार से या फिर हमें दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छिनने के एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो प्यार करता है। प्यार तो वो है हमें किसी की नज़रों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक हो, ये कहने की बात थोड़ी है। इसीलिए तो मैं कितनी तरह के श्रृंगार करके, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे रूप ने, मेरे प्यार के या फिर मेरे गुणों ने आपको मंत्रमुग्ध किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपकी योग्य नहीं लगती? कहते हुए अवनी ने अपनी निश्चल निगाहें सीधी अंबर की आंखों पर टिका दी, तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सच से हुआ। जो काम जमाने के बताए गए तिरछे या फिर आड़े उपाय नहीं कर सकते थे, वो दिल से कह गई सच्ची बात ने कर दिया था। निस्पृहता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अंबर के चेहरे पर प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं अवनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अंबर ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अपनी छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से ही मैं पढ़ा और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल उन्हें तनाव मुक्त करने की ही बात थी, मगर जब तुम अपने अप्रतिम रूप से मेरे सामने सेक्स करने के लिए आ गई तो मन में एक ग्लानि सी भर गई। उम्र के 15 वर्ष का अंतर मेरे मन को थमने लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर मैं तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूं और ना छूता तो भी। शायद इसीलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो पिपासा महसूस नहीं की होगी जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार करने का मन कर जाता है। शायद इसीलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्या न समझो, इसीलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे मैं रहा। पर तुम क्या चाहती थी ये समझने की मुझ में समझ नहीं थी। तुम तो ना समझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें सतर्कता के साथ नहीं समझा। मेरी पारखी नजरें समझ गई थी कि निदान व्यक्ति कैसा होता है, पर मैं तुम्हें आगाह नहीं कर सका। जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए उसकी तारीफ कर रही हो और मेरे रोकने टोकने पे मेरी ईर्ष्या को समझकर तुम खुश हो जा रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ कर दो अवनी, मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता। मन की गांठ अब खुल चुकी थी। वो एक दूसरे के पावन स्पर्श से विभोर हो चुके थे। ये उनके मन की सुहागरात थी। पूनम का चांद कुछ देर में उगने वाला था और ये दो प्रेमी यहाँ पे एक हो रहे थे। एक दूसरे के साथ अब वो सेक्स करने लगे थे और इस तरह से इनकी जिंदगी अब आगे निकल चुकी थी। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।